एक लड़की की शादी को 5 दिन बाकी थे, परिवार में खुशियों का माहौल था। तभी वह देखती है कि उसका पिता पिछले 2-3 दिन से उदास है और आज वह घर के अंदर कुछ कागजात को ढूंढ रहा है। तो वह अपने पिता के पास जाती है और उनसे पूछती है कि पिताजी आखिर बात क्या है। पिछले 2-3 दिनों से मैं आपको देख रही हूँ, आपके चेहरे पर खुशी नहीं है, क्या आप इस शादी से खुश नहीं हैं? तभी उसका पिता रोते हुए कहता है कि बेटी ऐसी कोई बात नहीं है, केवल मुझे इस बात का दुख है कि जिस लड़के से तुम प्यार करती हो और जिससे शादी तुम्हारी हो रही है, उस लड़के का पिता हमारी उस पुश्तैनी ज़मीन को दहेज में मांग रहा है जिससे हमारा घर का भरण पोषण हुआ करता है। अब इस बात को वह लड़की जैसे ही सुनती है तो वह भड़क जाती है और अपने उस प्रेमी के पास फ़ोन कर देती है जिससे उसकी शादी होने वाली थी और उससे कह देती है कि मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी, तुम लोग तो दहेज के लालची हो और हमारी रोजी रोटी को ही ख़त्म करना चाहते हो। ऐसा कहकर वो फ़ोन काट देती है और उससे शादी नहीं करती। अब इसके 4 साल बाद लगभग वह लड़की एक कंपनी बनाती है और उसकी कंपनी बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमाती है, करोड़ों की कंपनी बन जाती है और उसी कंपनी में वह लड़का काम मांगने के लिए उस लड़की के पास आता है। जैसे वो लड़की उस लड़के को देखती है तो उसे बीती सारी बातें याद आ जाती हैं। आखिर क्या कहानी थी, क्या घटना थी, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की जो घटना है ये निकल कर आ रही है कर्नाटक के बेंगलुरु से। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक रूपाली नाम की लड़की रहा करती है जिसके घर में उसका छोटा भाई है, उसकी माँ है, उसके पिता हैं। उसके पिता एक चाय की दुकान चलाया करते हैं। बाजार के अंदर उनकी कुछ जगह है, लगभग 200 गज, और रूपाली के पिता के पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो वहाँ पर एक चाय की दुकान वो चलाया करते हैं। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। उस चाय की दुकान से उनका भरण पोषण अच्छी तरह से हो जाता है। रूपाली को भी पढ़ा लिखा रहे थे। रूपाली पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी। इधर दूसरी ओर उन्हीं के पड़ोस में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम शिवा था। शिवा के पिता प्रॉपर्टी डीलर हैं, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, काफ़ी पैसा है, रुपया है। रूपाली और शिवा दोनों बचपन में एक साथ खेले कूदे, एक साथ बड़े हुए और एक साथ ही स्कूल जाया करते थे। धीरे धीरे वो लोग बड़े होते हैं और बड़े होते उन्हें पता चलता है कि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार है और उनके प्यार के बारे में परिवार में, अड़ोस पड़ोस में सभी को पता था। अब सभी लोग सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, प्यार है तो इनकी शादी करा देंगे। ऐसा सोचकर रूपाली के घर वाले भी और इधर शिवा के घर वाले भी उन दोनों बच्चों को पढ़ने देते हैं, लिखने देते हैं, बड़ा होने देते हैं। एक साथ साथ पढ़ रहे थे, एक ही साथ आना जाना, और उन दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की, एक साथ रहने की, शादी करने की कस्में भी खाई थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। अब उनकी स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद वो एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट देते हैं। दोनों एक साथ टेस्ट देते हैं तो इस टेस्ट में शिवा का नंबर पड़ जाता है मुंबई के एक कॉलेज में, इस गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन रूपाली के नंबर कम रह जाते हैं तो वो एडमिशन नहीं ले पाती है। अब इसके बाद शिवा वहाँ पर पढ़ने लगता है, लेकिन रूपाली के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी का किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा दे और उसकी इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाए। इसी तरह से 1 साल और बीत जाता है। रूपाली और शिवा के बीच में बातें होती रहती हैं। वो दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे। अब 1 साल बाद दोबारा से रूपाली उसी टेस्ट को देती है और इस बार उसका कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर ही एक गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर पड़ जाता है। उसी कॉलेज से वह बीटेक की डिग्री करने लगती है। अब धीरे धीरे करके जो शिवा है उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है और रूपाली का यहाँ पे 2nd ईयर कंप्लीट हो जाता है। रूपाली फाइनल ईयर में थी और जो शिवा है उसके कॉलेज में कुछ कंपनियां कैंपस लगाती हैं इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू में शिवा का सिलेक्शन हो जाता है। उसका पैकेज 10 लाख रुपए का लगता है 1 साल का। इस बात को जैसे वो रूपाली को बताता है, रूपाली बड़ी ही खुश होती है। खुश होकर रूपाली अपने पिता के पास जाती है और उनको बताती है कि शिवा की इस तरह से नौकरी लग गई है एक जापान की कंपनी में और 10 लाख का पैकेज उसे मिला है। तो उसके पिता भी बड़े ही खुश होते हैं कि चलो जिससे मेरी बेटी प्यार करती है और जिसके साथ उसकी शादी होगी उसकी अच्छी खासी नौकरी लग गई और अच्छा खासा वो कमाएगा। अब रूपाली इसके बाद मंदिर जाती है। मंदिर में उसने कुछ मन्नतें मांग रखी थी अपने प्रेमी शिवा की नौकरी के लिए, तो शिवा की नौकरी लग गई थी। वो उन मन्नतों को और पूजा पाठ को कंप्लीट करती है और उसके बाद अपने घर आती है। अब शिवा की नौकरी लगने के बाद शिवा के जो पिता हैं वो उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और वह रूपाली के पिता से बात करते हैं। कहते हैं कि अब मेरा बेटा शिवा नौकरी लग चुका है, इसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई है, तो अब क्यों ना रूपाली और शिवा की शादी कर दी जाए। जो रूपाली का पिता है वो भी एग्री करता है और कहता है कि हाँ अच्छी बात है, शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों दोनों घर आसपास में ही थे तो दोनों की अच्छी खासी बॉन्डिंग थी। रूपाली का पिता और शिवा का पिता दोनों एक दूसरे के साथ बैठा उठा करते थे, उनसे बातचीत आपस में हो जाया करती थी और दोनों को पता था कि उन दोनों के बच्चे आपस में प्यार करते हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और रूपाली और शिवा की दोनों की शादी पक्की कर दी जाती है। शादी के लिए एक निश्चित तारीख तय कर दी जाती है और उस तारीख को दोनों की शादी होनी थी। अब जो रूपाली के पिता हैं वो शिवा के पिता से कहते हैं कि भाई मैं शादी में ज़्यादा कुछ तो दे नहीं सकता, लेकिन जितना मुझसे होगा अपनी हैसियत से बढ़कर देने की कोशिश करूँगा। तुम्हारा परिवार बड़ा है, तुम लोग पैसे वाले हो, तो कहीं ये मत कहने लगना कि भाई थोड़ा दिया है और हमारी तो बेइज्जती हो गई। शिवा का पिता कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चलो देखते हैं जो भी होगा,
तुम शादी की तैयारी में लगे रहो। अब शादी के कुछ ही दिन रह जाते हैं। लगभग 8-9 दिन पहले जो शिवा का पिता है वो रूपाली के पिता के पास आता है और उससे कहता है कि भाई अगर तुम हमें बड़ी गाड़ी नहीं दे सकते तो हमारी समाज में बड़ी थूथू हो जाएगी। तुम ऐसा करो, हमें बड़ी गाड़ी दे दो, थोड़ा बहुत कैश दे दो और ऐसा कर दो कि समाज में हमारी बेइज्जती ना हो। इस बात को सुनकर रूपाली का पिता कहता है कि जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना ही करूंगा। आप अगर बड़ी गाड़ी की चाह रखते हो तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं 10 लाख रुपए तक की गाड़ी दे सकता हूं और जो गहने जेवर बेटी के लिए होंगे वो दे दूंगा और घर का जो सामान होता है वो दे दूंगा। इस बात को सुनकर शिवा के पिता कहते हैं कि भाई इस तरह से तो नहीं होगा, हमारी समाज में बदनामी हो जाएगी। छोटी गाड़ी मिली है, इकलौता लड़का है, इसकी इतनी सारी प्रॉपर्टी है और अच्छा खासा कमाता भी है। तुम ऐसा करो, तुम्हारी जो ज़मीन बाज़ार के अंदर है 200 गज जिसके अंदर तुम चाय की दुकान लगाते हो उसको हमारे नाम कर दो। उसको नाम कर दोगे तो वो ज़मीन लगभग 60-70 लाख रुपए की है और उससे हमारा पूरा काम हो जाएगा और कोई भी हमारे बारे में ऐसी वैसी बातें नहीं बनाएगा। इस बात को सुनकर रूपाली के पिता को थोड़ा सा धक्का लगता है और वो सोच विचार में पड़ जाता है। शिवा के जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास टाइम है, शाम को मुझे बता देना, जैसी तुम्हारी मंशा है वही मुझको बता देना। रूपाली के पिता शाम तक सोचते हैं और वो सोचते हैं कि बेटी की खुशियों का सवाल है, ये जगह कोई मायने नहीं रखती बेटी की खुशियों के आगे, तो मैं इसको इनके नाम कर दूंगा और बेटी की शादी अच्छी तरह से हो जाएगी। जिससे वो प्यार करती है उसी के साथ उसकी शादी हो जाएगी। ऐसा सोचकर रूपाली का पिता उदास तो रहता है लेकिन पूरे काम को इसी तरह से करने के लिए सोच लेता है। अब धीरे धीरे करके शादी को केवल 5 दिन रह गए थे और 5 दिन पहले रूपाली नोटिस कर लेती है कि पिताजी 2-3 दिन से परेशान हैं और उन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। ऐसा क्यों? वो इस बात को अपने पिता को पूछना चाहती थी लेकिन घर पे शादी का माहौल था तो रिश्तेदार वगैरह आए हुए थे और उसे मौका नहीं मिल पा रहा था कि वह अपने पिता से कब बात करे। अब शादी से 5 दिन पहले एक दिन उसका पिता कुछ कागजात ढूंढ रहा था, अपने फ़ोटो वगैरह को कलेक्ट कर रहा था। तो रूपाली अपने पिता के पास जाती है और उनसे पूछती है कि पिताजी आखिर बात क्या है? आप पिछले 2-3 दिनों से ना तो अच्छी तरह से खाना खा रहे हो और ना ही आप हंसी खुशी रह रहे हो, आखिर बात क्या है? तो रूपाली का पिता रोने लगता है और कहता है कि बेटी मैं फ़िलहाल अपनी उस ज़मीन के कागजात ढूंढ रहा हूँ जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, जिस पर मैं चाय की दुकान चलाया करता और जिस दुकान से मैंने तुम सभी को पाला पोसा बड़ा किया है। इस बात को कहते हुए रूपाली के पिता की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो रूपाली पूछती है कि पिताजी आखिर उस ज़मीन के कागज़ों की आपको ज़रूरत क्या पड़ी? तो रूपाली का पिता बताता है कि बेटी जिससे तुम प्यार करती हो, तुम्हारा जो प्रेमी शिवा है, उसके पिता ने मुझसे कहा है कि अगर तुम हमें दहेज में अच्छा खासा पैसा या बड़ी गाड़ी नहीं दे सकते तो आप ऐसा करो कि जो तुम्हारी ज़मीन है उसको हमारे नाम करा दो, वरना हमारी समाज में थू थू हो जाएगी। इस बात को सुनकर रूपाली का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह अपना फ़ोन निकालती है और सीधे शिवा को फ़ोन लगा देती है और उससे कहती है कि तुम लोग तो दहेज के लालची हो, मैंने तुम पर प्यार किया, मुझे धिक्कार है अपने ऊपर, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं और अब मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मेरे दरवाजे पर बारात लेके आ भी मत जाना। ऐसा कहकर वो शिवा को फटकार देती है और फ़ोन को काट देती है। अब ये बात जैसे शिवा के पिता को पता चलती है, शिवा उसको बताता है कि इस तरह से रूपाली का फ़ोन आया था। तो शिवा का पिता मान मर्यादा की बातें करने के लिए रूपाली के पिता के पास जाता है और कहता है कि हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए और कहता है कि शादी को 5 दिन रह गए हैं, लोग क्या कहेंगे, हमारी तो समाज में थू थू हो जाएगी। तुम ऐसा करो, हमें 1 रुपये का भी दहेज नहीं चाहिए, ना ही तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए, ना ही तुम्हारी गाड़ी चाहिए, तुम अपनी बेटी से मेरे बेटी की शादी करा दो। इस बात को जैसी रूपाली सुनती है तो वो सामने आ जाती है और कहती है कि अंकल मुझे अब आपके बेटे से शादी नहीं करनी। आप लोग पैसों के लिए, आप लोग इस ज़मीन के लिए ही मेरे पिताजी से अच्छी तरह से बातें किया करते थे और इसी वजह से आप अपने बेटे का रिश्ता करने के लिए मुझसे राज़ी हो गए थे। मुझे आपके घर में बिल्कुल भी शादी नहीं करनी। आप लोग दहेज के लालची और मैं शादी आपके घर में बिल्कुल भी नहीं करूँगी, चाहे इसके बाद जो भी हो। ऐसा कहकर रूपाली वहाँ से चली जाती है और जो शिवा का पिता है वो अपने बेटे को लेकर अपना मुँह लटकाकर वापस अपने घर चला जाता है। अब दोस्तों इसके बाद अगला दिन होता है। अगले दिन रूपाली उठती है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी आप अपनी चाय की दुकान पर जाओ और किसी को हमारी जगह देने की ज़रूरत नहीं है और मैं आज के बाद शादी ही नहीं करूँगी। अगर मेरी शादी के चक्कर में आप उस जगह को उनको दे देते तो इससे हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे होता। बचपन से ही इसी जगह की वजह से आपकी चल रही चाय की दुकान ने हमारा भरण पोषण किया है और हम लोग इतनी अच्छी तरह से ये ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसा कहकर वो अपने पिता से कहती है कि मैं अब जीवन में कभी भी शादी नहीं करूंगी। और अब इसके बाद रूपाली अपनी पढ़ाई लिखाई पर और ज़्यादा ध्यान देती है। पढ़ने लिखने में तो वह पहले से ही होशियार थी और रूपाली मेहनत करती है और अपनी
फाइनल ईयर को कंप्लीट कर लेती है। तो बीटेक फाइनल ईयर का जो लास्ट सेम होता है उसमें एक प्रोजेक्ट बनाना होता है बच्चों को, जो कॉलेज में सबमिट करना होता है। तो रूपाली अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाती है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करती है जो गर्ल की सेफ्टी और सिक्योरिटी को मद्देनज़र रख के बनाया गया था। कभी भी कहीं वो मुसीबत में फंसे तो उस सॉफ्टवेयर के जरिए उनकी मदद पहुंचाई जा सकती थी। ऐसा सॉफ्टवेयर होता है और उसको स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करती है और उनके प्रोजेक्ट को थोड़ा सा इनाम भी दिया जाता है। अब इसके बाद उन लोगों की फाइनल ईयर हो जाती है तो सभी 3 लोग एक साथ बैठकर सोच रहे थे। 3 लोग कौन कौन? रूपाली, वैशाली और कार्तिक। इन तीनों लोगों ने ये सॉफ्टवेयर बनाया था। तो अब ये तीनों एक साथ बैठकर सोचते हैं कि क्यों ना इस सॉफ्टवेयर को थोड़ा और आगे लिया जाए, इसमें छोटे मोटे और सुधार करके इसको और आगे बढ़ाया जाए, हो सकता है ये कामयाब हो जाए। ऐसा सोचकर वो लोग एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। 3 जन ही उसके अंदर काम किया करते हैं और तीनों ने ही उस सॉफ्टवेयर में थोड़ी बहुत तब्दीली करी और अब उनका सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से चलने लगा था। बाहर विदेशों से भी उनके सॉफ्टवेयर के लिए खरीदार आने लगे थे और उनकी अच्छी सर्विस को देखते हुए उनकी कंपनी बड़ी होने लगती है। धीरे धीरे 1 साल और बीतता है और 1 साल बाद उनकी कंपनी थोड़ी और बड़ी हो जाती है और उसके बाद 1 साल और बीतता है। लगभग 4 साल हो चुके थे और 4 साल बाद रूपाली की जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी, मल्टीनेशनल लेवल कंपनी बन चुकी थी। रूपाली अपनी उसी जगह पर जहाँ पर उसके पिताजी चाय की दुकान लगाया करते थे उस जगह पर जाकर अपनी कंपनी की बिल्डिंग बनाती है और उस बिल्डिंग के अंदर अच्छी तरह से काम करने लगती है। देश विदेशों से उसको ऑर्डर आते और बड़ी बड़ी कंपनियां उसके साथ जुड़कर काम कर रही थी। तो अब रूपाली की जो कंपनी है वो करोड़ों की हो चुकी थी और रूपाली करोड़पति बन चुकी थी। इस कंपनी के अंदर वो 3 ही लोग काम किया करते थे। अब धीरे धीरे उनका काम बढ़ता है तो उन्हें ज़रूरत होती है कुछ एम्प्लॉय की। तो कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए वो वैकेंसी निकालते हैं और एम्प्लॉयज़ की वैकेंसी का जैसे ही उस लड़के शिवा को पता चलता है तो वो भी आकर यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। जॉब के लिए अप्लाई करता है। इंटरव्यू के राउंड चलते हैं। 3 राउंडों में इंटरव्यू होना था तो 3 में से 2 राउंडों को शिवा आसानी से क्रैक कर लेता। उसको भी नॉलेज थी, अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और उसने काम भी कर रखा था। 2 राउंडों को क्रैक करने के बाद वो तीसरे राउंड में पहुंचता है और तीसरे राउंड में उसका इंटरव्यू होना था। अब तक उसके टेस्ट हुए थे और तीसरे राउंड में जैसे ही वो इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाता है तो वो देखता है कि सामने वाली सीट पर जो उसका इंटरव्यू लेने वाली है वो सामने रूपाली बैठी हुई है। रूपाली को देखकर वो कहता है कि रूपाली तुम यहाँ कैसे, क्या तुम यहाँ पे काम करती हो? तभी रूपाली उससे कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पे काम नहीं करती, ये मेरी ही कंपनी है और मैं ही तुम्हें हायर कर रही हूँ। अब शिवा रूपाली का जब ये ठाट बाट देखता है तो वो बौखला जाता है। वो सोचता है कि काश मेरी इससे शादी हो गई होती तो आज मैं भी इसके साथ इस कंपनी का मालिक होता। इस बात को सोचकर शिवा रूपाली से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि मुझसे गलती हो गई, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, हमारे पिता की वजह से हम लोग अलग हो गए, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता था। रूपाली उससे कहती है ये प्यार 4 साल बाद ही क्यों जगा है? 4 साल से ना तो तुमने कोई फ़ोन किया, ना ही तुमने कभी मिलने की कोशिश की और अब तुम मेरे पास आए और कह रहे हो कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हें अपनी कंपनी के लिए हायर कर रही हूँ और यहाँ पर केवल तुम्हें एक एम्प्लॉय की तरह रहना है। हमारे पुराने रिलेशन को लेकर यहाँ पे कोई भी बतंगड़ खड़ा मत करना। अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगी। ऐसा कहकर रूपाली उसको अपने केबिन से बाहर भेज दी और कहती है कि कल से ज्वाइनिंग कर लेना। अब दोस्तों इसके बाद शिवा बार बार कोशिश करता है कि रूपाली को मना लिया जाए और उसके साथ शादी कर ली जाए, लेकिन रूपाली उससे साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझसे कोई भी रिलेशन रखने की कोशिश मत करो, तुम लोग लालची हो और लालची ही रहोगे। अब तुम्हें लग रहा है कि मैं करोड़ों की मालिक हूँ और अच्छी खासी मेरी कंपनी चल रही है तो अब तुम मेरे पास आ गए, और जब उस टाइम पे हमने तुमको जगह देने से मना कर दिया था उस टाइम पे तुम मुझसे दूर चले गए थे। ऐसा कहकर वो उसको धुतकार कर वहाँ से भगा देती है। अब उसके कुछ दिनों बाद रूपाली उसके साथ करने वाले लड़के कार्तिक, जिसने उसका साथ दिया था प्रोजेक्ट में, कंपनी स्टार्ट करने में और इस कंपनी को इतना बड़ा करने में, उसी से शादी करती है और 5 स्टार होटल के अंदर उनकी शादी होती है। कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ को बुलाया जाता है तो शिवा भी वहाँ पर अपनी बॉस के लिए गुलदस्ता लेकर खड़ा हो जाता है। जिसको कभी वरमाला लेकर रूपाली के सामने खड़ा होना था वो आज गुलदस्ता लेकर रूपाली के सामने खड़ा है। तो रूपाली ने कार्तिक से शादी कर ली और यह बात कि शिवा उनकी कंपनी में काम करता है जब रूपाली के पिता को पता चलती है तो वह भी अपनी बेटी पर प्राउड करता है। आप लोग क्या कहना चाहोगे रूपाली जैसी लड़की के बारे में, जिसने अपने आप को इतना काबिल बनाया कि जिसने उसे दहेज के लिए छोड़ दिया, वो बाद में आकर उसकी कंपनी में उससे माफ़ी मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो और मुझे दोबारा से अपना लो। ये होती है काबिलियत, ये होती है इंसान की नॉलेज। इंसान की नॉलेज अगर अच्छी हो तो वह अच्छे को घुटनों पर ला सकता है, जैसा कि रूपाली ने शिवा को घुटनों पर ला दिया। जो दहेज के लालची लोग थे उनको उनका सबक सिखा दिया। तो कहानी जैसी भी लगी उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।